सर्कुलर कॉइल 3D में शो कर रहे हैं अपन इसका ना। इसका ये डायमीटर है या व्यास है। व्यासाभिमुख दो बिंदु ए और बी लिए गए हैं। ये केंद्र O है और इसके अक्ष पर r दूरी पर, नहीं r नहीं x दूरी पर, क्योंकि r तो ये त्रिज्या है, यहाँ पर एक बिंदु P लिया गया है। A के दोनों तरफ एक छोटा सा सूक्ष्म अल्पांश AB ले लेंगे और वैसा ही एक सूक्ष्म अल्पांश CD ये B के दोनों तरफ ले लेंगे। दोनों की अल्पांशों की लंबाई AB बराबर CD बराबर DL है। अब इस A को बिंदु P से मिला देंगे और B को बिंदु P से मिला देंगे। ठीक है, हमको निकालना क्या है, P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। अब मैं थोड़ा सा इसको 3D में समझा रहा हूँ, आप ध्यान देंगे। ठीक है, ये कुंडली है। ठीक है, कुंडली में धारा जो प्रवाहित हो रही है वो इस तरीके से जा रही है। मैं अपने सामने बता रहा हूँ आपको, इस तरीके से धारा जा रही है। ठीक है, और आप जो है अक्ष पर स्थित है सामने की ओर। ठीक है, तो ऊपर वाले हिस्से में धारा इधर जा रही है, मैं उंगली को ऐसे रखूँगा, अंगूठे को, और बिंदु P नीचे की ओर होगा। तो उस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा, इसके तल के लंबवत ऊपर की ओर होगा, तल के लंबवत ऊपर की ओर। ये कुंडली है, ध्यान रखें। ठीक है, मेरे सामने से कुंडली रखी हुई है और कुंडली में ऊपरी हिस्से में यानी AB में धारा की दिशा जो है इस तरीके से इधर की ओर है, और नीचे की ओर जब जाएंगे तो नीचे ऐसी जाएगी, धारा की दिशा ऐसी जाएगी। तो ऊपरी वाले सिरे पर ऐसी है और बिंदु P जो है ऐसा नीचे की ओर है। हम ऊपर हैं, बिंदु P नीचे की ओर अक्ष पर है। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इस तरीके से तल के लंबवत ऊपर की ओर होगी, यानी कहाँ होगी, ये लाइन के लंबवत होगी, 90 अंश पर होगी। ठीक, ये इस तरीके से dB1 हो गया। ये किसके कारण हो गया, इस AB के कारण। ठीक, यहाँ पर एक लंब भी डाल देता हूँ मैं। इसी समय दूसरा जो नीचे CD है, मैंने क्या बताया, जब नीचे CD है उसमें धारा की दिशा इस तरीके से जा रही है, ऐसी और ऐसी। ठीक है, जो इस तरीके से जा रही है तो बिंदु P मेरे ऊपर की ओर होगा और ये धारा की दिशा होगी, तो इसके लंबवत मतलब ऐसे नीचे की ओर, यानी इसके लंबवत, इसके लाइन के लंबवत मतलब ऐसे नीचे की ओर, ये dB2 सदिश होगा। ठीक, इसके अपन x और y अक्ष पर घटक तोड़ देंगे, इधर भी तोड़ देंगे और इसका इधर भी तोड़ देंगे। ठीक, ये बिंदु P है। ध्यान दें, ये वाला कोण मान लेंगे कि थीटा है और ये वाला कोण जो है ये भी थीटा है। तो ये बचा हुआ कोण कितना हो जाएगा, ये वाला कोण 90 माइनस थीटा। तो ये अंदर वाला कोण कितना हो जाएगा, ऑटोमेटिकली थीटा हो जाएगा, कि लंब है ये, तो ये थीटा हो जाएगा। तो आधार ये आधार कहलाएगा, आधार की ओर घटक कहलाएगा dB1 cos थीटा। और यहाँ पर भी इसी तरीके से ये वाला कोण कितना आएगा, ये वाला कोण थीटा आएगा, ये वाला, और यदि कोण थीटा आएगा तो ये dB2 cos थीटा। इधर वाले घटक जो दिखाई दे रहा है ये dB1 sin थीटा हो जाएगा ऑटोमेटिकली, और नीचे वाला dB2 sin थीटा हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से समझने की ज़रूरत है। ठीक है, एक बार ये समझ में आ गया तो उसके बाद आपको बन जाएगा। हाँ, डायरेक्शन ठीक से बता दूं फिर से मैं, ये ऊपर जब धारा बाहर की ओर आ रही है तो इसको अंगूठे को उसकी दिशा में रखेंगे और बिंदु P कहाँ हो जाएगा, नीचे की ओर, नीचे की ओर तब ये हो गया, तो इसके तल के लंबवत ऊपर की ओर, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो जाएगी dB1। नीचे जो जा रहा है, नीचे धारा ऐसी पूरी गोल घूम के ऐसी जाएगी। ठीक, हाँ बन जाएगा। एक छोटा सा मैं ये इसका उपयोग कर ले रहा हूँ जिससे मैं समझा देता हूँ। ये कॉइल है ऐसे। ठीक, ये कॉइल, इसमें ऊपर की ओर धारा ऐसी बह रही है और नीचे की ओर ऐसी, इधर ऐसी जा रही, इधर से इधर, और इधर की ओर इधर जा रही है। तो इधर जा रही है तो मैं ऐसे रखूँगा अंगूठे को, और बिंदु P नीचे की ओर है कि नहीं है, यहाँ इसके सामने की ओर नीचे, तो तल के लंबवत ऊपर की ओर मतलब इधर जाएगा, मतलब ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया। जब नीचे की ओर इधर धारा बहेगी, इधर ऐसे इधर गई थी तो इधर नीचे की ओर ऐसी जाएगी, तो ऐसे रखना पड़ेगा मेरे को अंगूठे को, और बिंदु P तो ऊपर हो जाएगा, तो बिंदु P ऊपर हो जाएगा तो उसके तल के लंबवत ये dB2 ये दिशा हो जाएगी। शायद अब समझ में आ गया होगा हर्ष को, बाकी लोगों को भी आ गया होगा। अब ये dB1 और dB2 जो दिखाई दे रहे हैं इनके घटक तोड़े गए हैं। ठीक है, घटक तोड़ना आसान काम है। कोणों का ध्यान रखिए, ये कोण यहाँ थीटा आने वाला है, इसलिए ये वाला घटक जो आएगा dB1 cos थीटा और ये वाला आएगा dB2 cos थीटा। ध्यान रखें, इसके जब घटक तोड़ लेंगे तो उसके बाद त्रिभुज OPA में r² + x² बराबर y², ये y दूरी ले ली गई, तो r² + x² और y² है। फिर उसके बाद बायो-सैवर्ट के नियम से
बायो-सैवर्ट के नियम से P पर MFI यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB1 मॉड बराबर μ0/4 पाई IDL साइन कितना आएगा, ये कोण जो होता है 3D में, ये रेखा जो बन रही है इसके साथ स्पर्श रेखा है, तो स्पर्श रेखा के साथ बनने वाला कोण थीटा ये लगभग बराबर होता है 90 के, तो इसलिए साइन 90 लेंगे यहाँ और अपॉन में कितना हो जाएगा y का स्क्वायर। और यही मान किसका मिलेगा, dB2 की मॉड LU का, क्योंकि उसकी भी दूरी इतनी है, ठीक है, और कोण भी उतना ही है, ठीक है, ये वाला कोण भी कितना है 90-80 है और इसलिए सेम आएगा। तो इसका मतलब dB1 की मॉड LU ये बराबर हो गई है dB2 की मॉड LU के, जो बराबर हो गई है μ0/4 पाई IDL के बटे y स्क्वायर। इसको समीकरण नंबर 2 दे देंगे, ठीक है, इतना आ गया। लकी थोड़ी देर बाद में एक बार, है ना, ठीक है, थोड़ी देर बाद में एक बार और समझा दूंगा, अभी तो आप इसको देखते चले जाएं। dB1 और dB2 दोनों निकाल लिए। अब अपने को पता है x दिशा में कितना मान आएगा, x दिशा में dBx बराबर dB1 साइन थीटा। ध्यान रखना यहाँ पर यही गलती हमेशा होती है कि हम अपने झोंक में चलते जाते हैं, x दिशा हमेशा cos थीटा लेते आए हैं, लेकिन यहाँ पर कोण बदल गए हैं और इसलिए x दिशा में आएगा dB1 साइन थीटा प्लस dB2 साइन थीटा, या इसी को लिखेंगे 2dB1 मॉड साइन थीटा। क्यों ऐसा लिखेंगे, क्योंकि dB1 की मॉड LU बराबर है dB2 की मॉड LU के, तो इसलिए dBx की वैल्यू जो होगी वो इतनी जाएगी। समीकरण नंबर दे दिया इसको अपन ने 3। y दिशा में कितना हो जाएगा, dBy बराबर dB1 cos थीटा माइनस dB2 cos थीटा, और इसकी वैल्यू कुल मिला कितनी जाएगी 0। ये समीकरण नंबर 4। 0 क्यों हो गया, क्योंकि dB1 बराबर है dB2 के। उसका dB बराबर इससे क्या मिलता है, dBx का स्क्वायर प्लस dBy का स्क्वायर। अब dBy तो 0 है, इसलिए इसकी वैल्यू सीधे dBx हो जाएगी, ठीक है। dBx की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे 2dB1 इंटू साइन थीटा। अब यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे dB1 की। dB1 की वैल्यू कितने निकाले थे, μ0/4 पाई IDL के बटे y स्क्वायर इंटू साइन थीटा कितना आएगा, साइन थीटा बराबर हो जाएगा r के बटे y। इसको और जमा लेंगे 2μ0 I r के बटे 4 पाई y क्यूब dl, ठीक है, ये हो गया dB मॉड बराबर, ठीक। इसको समीकरण नंबर देंगे 5। अब इसको समाकलित करेंगे लंबाई के लिए, पूरी लंबाई के लिए, तो हमें कुल चुंबकीय क्षेत्र मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर पूरी लंबाई के लिए नहीं करना है, क्यों, ऊपर और नीचे दो डायमेट्रिकली अपोजिट, दो व्यासाभिमुख शीर्ष अल्पांश दिए गए थे, हमेशा हम एक ही लेते थे, यहाँ दो लिए हैं, तो आप इधर का कवर करते जाओगे तो ऑटोमेटिकली इधर उसके अपोजिट डायरेक्शन वाला उसमें शामिल होते जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक भर आपको लंबाई जोड़ना है, विपरीत दिशा वाली लंबाई, जैसे इसके साथ ये जुड़ गई, इसके साथ ऑटोमेटिकली यहाँ जुड़ जाएगी, इसके साथ यहाँ जुड़ जाएगी, यहाँ वाले के साथ यहाँ जुड़ जाएगी। तो आधी लंबाई के लिए समाकलित करेंगे तो ऑटोमेटिकली पूरी लंबाई के लिए जाएगा, ठीक है। तो इसे मतलब 5 को, ठीक है, कुंडली की अर्ध लंबाई के लिए, पूरी लंबाई के लिए नहीं करना है, अर्ध लंबाई कितनी होगी, n इंटू पाई आर, n फेरों की संख्या ली गई है, एक की पूरी लंबाई 2 पाई आर होती है, आधी लंबाई पाई आर होगी, तो n फेरों की n इंटू पाई आर होगी। अर्ध लंबाई के लिए समाकलित करने पर, अर्ध लंबाई के लिए क्यों करना है मैंने बता दिया आपको, समझा दिया। तो b की मॉड LU बराबर इंटीग्रेशन dB मॉड बराबर इंटीग्रेशन 0 से n पाई r 2μ0 I r के बटे 4 पाई y क्यूब इंटू dl। इसमें से ये पूरी राशि बाहर निकल जाएगी स्थिर होने के कारण, ठीक है, पूरी राशि। तो पूरी राशि बाहर निकालेंगे 2μ0 I r के बटे 4 पाई y क्यूब, और 1 बचेगा, 1 का इंटीग्रेशन l हो जाएगा 0 से n पाई r। वैल्यू रिप्लेस करेंगे उसमें, तो मैं यहाँ रिप्लेस कर देता हूँ, यहाँ पर जगह बना करके वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो 2μ0 I बटे 4 पाई r बटे y क्यूब ब्रैकेट के अंदर n इंटू पाई r माइनस 0। इसको और जमाएंगे
म्यू 0 2 पाई एन आई आर स्क्वायर के बटे 4 पाई, इसमें एक साथ दे दिए 4 पाई को, वाई क्यूब को लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की घात 3/2 यहाँ से। ठीक है, अपने को पता है वाई की वैल्यू कितनी है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की घात 1/2, और उसकी घात 3 लेना है तो घात 3/2 हो जाएगा। ये बी का मान हो जाएगा कहाँ पर, बिंदु पी पर। इतना करना है, ये बी हो गया पी पर। फिर से रिपीट कर दूँ, जरा ध्यान समझना इसको। ठीक है, सबसे पहले ध्यान देंगे कि यदि हम x का मान 0 कर दें, x का मान 0 कर दें तो कहाँ जाओगे, p से चलते चलते o पर आ जाओगे। तो हमें ऐसी स्थिति में वही सूत्र मिलना चाहिए जो इसके पहले मिला था। देखते हैं मिल रहा है क्या। यदि x बराबर 0 रख देंगे तो x बराबर 0 रखने पर कितना आ जाएगा, x बराबर 0 रखने पर b एट o मिल जाएगा, म्यू 0/4 पाई 2 पाई एन आई आर स्क्वायर के बटे r की घात 3 बचेगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर गायब हो गया तो r की घात 2 और उसकी घात 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो r क्यूब बचेगा। ये आर स्क्वायर से r क्यूब कैंसिल होकर r बचेगा, तो म्यू 0/4 पाई 2 पाई एन आई बटे r। याद आया, यही निकाले थे अपन ने किसी कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, और वही यहाँ पर वापस लौट के आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये आर्टिकल अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये हमारे समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। परीक्षा में मेरे को नहीं लगता कि ये इतना महत्वपूर्ण है, परीक्षा के हिसाब से सिलेबस में ज़रूर है, लेकिन एमपी बोर्ड की जो तथा कथा है वो तो पता है आपको कि इतने कठिन सवाल देता नहीं है। लेकिन आपको ये सूत्र जरूर अच्छे से याद रखना चाहिए, वो जो निकाला गया है, क्योंकि अभी हमको जब जेई का एग्ज़ाम देना होगा या नीट का, तो उसमें इस पर आधारित सवाल जरूर आते हैं। ठीक है, और इसलिए अक्षीय स्थिति पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक भले ही तैयार ना करो, लेकिन उसका आर्टिकल का जो अंत है सूत्र, उसे ज़रूर याद रखना है। जो अच्छे बच्चे हैं उनको तो सब करना है तैयार। ठीक है, जो एवरेज है उनको भी सब तैयार करना है फिलहाल, लेकिन आखिरी में जाकर जब परीक्षा के समय आते हैं तो हमें डिसीजन लेना पड़ता है कि अभी बचे हुए समय में किस किस चीज़ को रिवाइज करें। ठीक है, तो इसको एक बार देखें, उसके बाद छोड़ दें, दोबारा ना करें इसको। ठीक है, परीक्षा में कम चांस है, सबसे ज़्यादा चांस सीधी कुंडली के सीधे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये दो है। और इसके बाद हम जो पढ़ने वाले हैं वो अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो अक्सर आता है। वो क्या है, एम्पियर का सर्किटल नियम या एम्पियर का धारा रेखा संबंधी नियम, धारा रेखीय नियम कहलाता है एम्पियर का नियम। ठीक है, तो एम्पियर का उस बंद परिपथ वाला नियम, इसको हम इसके बाद समझने जा रहे हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक, तो इसको मिटा दे रहा हूँ मैं और एम्पियर सर्किटल लॉ की तैयारी करते हैं। जिस तरीके से जो आसानी से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए प्रयोग में लाया जाता था, उसी तरह से ये एम्पियर का सर्किटल लॉ है या एम्पियर का बंद परिपथ का नियम है, जो आसानी से विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। हमने जो अभी विधियाँ अपनाई वो काफ़ी कठिन थी, लंबा ही आता था, लेकिन उस विधि से एम्पियर के नियम से बड़ी आसानी से हल हो जाते हैं। परीक्षा में किस विधि से करने के लिए आया जरूर देख लें, कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब बायो सेवर्ट के नियम से करना है, अन्यथा आपको एम्पियर के नियम से ज्ञात करो लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो एम्पियर सर्किटल लॉ। क्या कहता था ये, यदि एक चालक तार में धारा I प्रवाहित हो रही है और उसके चारों तरफ हम एक बंद लूप की कल्पना करें जो इस तार के सापेक्ष सममित हो, ठीक है, तो उस बंद लूप से संबंधित चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखीय समाकलन, उस बंद वृत्त से संबंधित चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखीय समाकलन, ये उसके भीतर उपस्थित समस्त धारा का म्यू 0 गुना होता है। रिपीट, किसी बंद वृत्तीय परिपथ या किसी बंद परिपथ, वृत्ति जरूरी नहीं है, किसी बंद परिपथ के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखीय समाकलन उसके भीतर स्थित सभी धाराओं के बीजगणितीय योग का म्यू 0 गुना होता है। ठीक है, किसी, मैं यहाँ हिंदी में लिख देता हूँ, बंद परिपथ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का
रेखीय समाकल उसके भीतर उपस्थित विद्युतीय धारा के बीजगणितीय योग का μ0 गुना होता है। ये एम्पियर का बंद परिपथ का नियम है। ठीक है, किसी बंद परिपथ जो वृत्तीय हो सकता है, किसी भी आकृति का हो सकता है, जैसे यहाँ पर अपन ने एक बंद वृत्तीय लिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें भी अपने को बहुत ध्यान से हल करना है। इसका हल है, इसको अपने को सत्यापित करना है। ठीक है, LHS लेके RHS निकालना है। ठीक है, इससे डिराइव नहीं करना है, इसे निकालना नहीं है हमारे सिलेबस में। तो मान लेंगे कि इस चालक तार में से जो अनंत लंबाई का है I धारा बह रही है। इससे R लंबवत दूरी पर एक बिंदु ले लेंगे P। ठीक है, इसके दोनों और एक छोटा सा अल्पांश AB ले लेंगे। ध्यान रखना ये एक त्रिआयाम चित्र है, त्रिआयामी। तार बीच में से गया हुआ है, इसके चारों तरफ इस तरीके का बंद वृत्तीय लूप लिया गया है। तो इस बंद वृत्तीय लूप में यदि हम बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे तो कैसा आएगा? तल के लंबवत भीतर की ओर आएगा। तल के लंबवत भीतर की ओर, तो इसको किससे दर्शाएंगे अपन? क्रॉस से। ठीक है, यहाँ जो B आएगा। अब मुझे बताओ कि इधर पे जो तार जा रहा है AB, वो तार भी तो अंदर की ओर है, DL सदिश। तो DL सदिश की दिशा वही है जो B सदिश की है। ध्यान देने वाली बात। ठीक है, B सदिश की दिशा अंदर की ओर है और तार इस तरीके से गया हुआ है। लूप जो है वो इस तरीके का लूप है। ठीक है, इधर पर एक छोटा सा अल्पांश लिया गया है। ये छोटे से अल्पांश की दिशा भी यही है और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी यही है। यानी B सदिश और DL सदिश समान दिशा में है, ध्यान रखेंगे इसका। ठीक है, B सदिश और DL सदिश समान दिशा में है। तो अपन LHS से स्टार्ट कर रहे हैं। LHS में B मॉड DL मॉड इंटू cos 0 हो जाएगा। ठीक है, चूँकि B मॉड की वैल्यू कितनी होती है? μ0 अपॉन 4 पाई 2I अपॉन R। पढ़े अपन ने? अपन निकाले थे सीधे लंबे तार के से R लंबवत दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो लीनियर इंटीग्रेशन ऑफ μ0 अपॉन 4 पाई 2I अपॉन R इंटू DL मॉड। ठीक, अब इसमें से ये राशि स्थिर है, बाहर निकाल लोगे μ0 अपॉन 4 पाई 2I अपॉन R और ये इंटीग्रेशन ऑफ DL मॉड। ये इसका क्या अर्थ है? ये इसका अर्थ है कि बंद परिपथ की कुल लंबाई, बंद परिपथ की रेखीय लंबाई जो कितनी आएगी? रेखीय लंबाई यहाँ पर जो बराबर आएगी 2 पाई इंटू R के। ऐसे छोटे छोटे हिस्से काट के तोड़ते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे तो उनका कुल मान 2 पाई R हो जाएगा। यहाँ रख देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? μ0 अपॉन 4 पाई 2I अपॉन R इंटू 2 पाई R। ये 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया और R से R गया, तो कितना बचा? μ0 टाइम्स ऑफ करंट I जो RHS है। बहुत आसान आर्टिकल है और इसलिए सबसे ज़्यादा आता है। फिर से रिपीट करें अपन, क्या क्या है इसमें? इससे बताया गया था कि एक सीधा एम्पियर के इस बंद परिपथ वाले नियम की सहायता से किसी लंबे धारावाही चालक के निकट चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालेंगे। यानी पहला वाला आर्टिकल। ठीक है, जो बहुत आसान रहेगा, बहुत आसानी से निकाल लेंगे। दो चीज़ें ध्यान रखने की है। जब भी हम इस तरीके का एक बंद लूप की कल्पना करेंगे किसी बिंदु पर, जैसे अपन ने गॉस के प्रमेय सत्यापित करते थे तो निकाल लिए थे, उसके बाद उसका उपयोग करते थे। तो जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है उससे होकर जाने वाले एक बंद गोलीय पृष्ठ की कल्पना बंद पृष्ठ की कल्पना करते थे, जिसे गॉसियन पृष्ठ बोलते थे। वैसे ही यहाँ पर भी जिस बिंदु पर भी हमें विद्युतीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, जैसे यहाँ P पर निकालना है, तो उससे होकर जाने वाले एक एम्पीरियन लूप की कल्पना करना पड़ेगा। तो ये जो दिख रहा है ये क्या कहलाएगा? एम्पीरियन लूप। एम्पीरियन लूप या बंद परिपथ एम्पीरियन लूप कहलाएगा। इसकी खासियत, ये धारावाही चालक या धारा जो ले आ रहा है उसके सापेक्ष सममित होगा, नंबर 1। नंबर 2, इसके प्रत्येक बिंदु पर B सदिश की मॉड वैल्यू यानी उसका परिमाण एक समान रहेगा। यहाँ जितना रहेगा उतना यहाँ रहेगा, उतना यहाँ रहेगा, उतना यहाँ रहेगा, परिमाण समान होगा। नंबर 3, इसके प्रत्येक बिंदु पर B सदिश और DL सदिश एक ही दिशा में होंगे। ठीक है, और नंबर 4, ये एम्पियर के नियम का पालन करेगा। तो एम्पीरियन लूप एक काल्पनिक लूप होता है
जो धारावाही चालक के चारों ओर इस तरह बनाया जाता है कि नंबर 1 वो धारावाही चालक के सापेक्ष सममित हो, नंबर 2 उसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युतचुम्बकीय क्षेत्र की तीव्रता का आंकिक मान या उनका मॉड वैल्यू समान हो, नंबर 3 उसके प्रत्येक बिंदु पर बी सदिश और डीएल सदिश समान दिशा में हो, और नंबर 4 वो एम्पियर के नियम का पालन करे। ठीक है, तो ये एम्पिरियन लूप कहलाता है। एक चीज़ मैं पहले बता चुका हूँ, आपको नोट्स जो हैं ये हम कोशिश करेंगे कि बाद में मिल जाएँ। ठीक है, पिछले साल के जो टॉपर्स हैं प्रदीप साहू वगैरह उन लोगों से मैंने नोट्स दिए हैं, तो वो नोट्स मैंने ही बनवाए हुए हैं, तो नोट्स की फ़ोटोकॉपी करके या तो उसकी सॉफ्ट कॉपी हम मनीष भैया से बोलेंगे कि वो पूरा स्कैन करके रख दें। ठीक है, तो एक समय आने पर आपको मिल जाएगा वो। ठीक है, जिसको नहीं मिल पाएगा तो हम कोशिश करेंगे फ़ोटोकॉपी करवा के दे दें, सॉफ्ट कॉपी उसको पसंद नहीं आएगी तो, लेकिन उसके फिर आपको कीमत अदा करनी पड़ेगी फ़ोटोकॉपी की। ठीक है, तो ये छोटी छोटी कुछ बातें हैं जो अपन बाद में देखेंगे। कॉपी बनाते हो उसमें इतना पैसा खर्च करोगे उतने ही पैसे में फ़ोटोकॉपी हो जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, उसको एक फ़ाइल बना करके आप उसमें रख लेंगे। अभी अपनी ये तीसरी यूनिट चल रही है, इस तीसरी यूनिट को और चलेगा 6-7-8 दिन और लगेंगे, 1 वीक कम से कम। इस लंबे धारावाही चालक के निकट चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इसका स्टार्ट तो यहीं से रहेगा, 4 लाइन में आंसर आ जाएगा उसका। ठीक है, नियम के हिसाब से अपन जानते हैं कि ये है आई धारा बह रही है, यदि इसमें से पूरे लूप में से आई धारा बह रही है, सॉरी आई धारा यहाँ पर है जो इसके अंदर है, लूप के भीतर है, तो μ0 × I के बराबर हो जाएगा। यहाँ B डॉट dl है तो B मॉड dl मॉड इंटू cos 0, इसका लीनियर इंटीग्रेशन बराबर μ0 × I हो जाएगा। B मॉड बाहर निकल आएगा, क्यों बाहर निकलेगा हर्ष राजदीप, क्यों बाहर निकलेगा? क्योंकि ये स्थिर राशि है। हमने क्या बताया एम्पियर के इस नियम में कि प्रत्येक बिंदु पर विद्युतचुम्बकीय क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण स्थिर होता है, तो B बाहर निकल जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ dl मॉड बराबर μ0 × I। ये इंटीग्रेशन ऑफ dl मॉड ये एम्पीरियन लूप की लंबाई है, लूप की लंबाई जो कितनी आएगी, जो आएगी 2πr, रख देंगे वहाँ, तो मॉड B इंटू 2πr बराबर μ0 टाइम्स ऑफ करंट I। इससे मॉड B की वैल्यू मिल जाएगी, मॉड B बराबर हो जाएगा μ0 I अपॉन 2πr। अपनी तरफ से ऊपर नीचे 2 का गुणा कर दो तो μ0 अपॉन 4π 2I अपॉन r, ये हो गया मॉड B का मान, जो पहले भी अपन ने निकाले थे। कितना लंबा आर्टिकल था और वो लंबा आर्टिकल अब इतने छोटे से हिस्से में बदल गया है। एक बार अच्छे से देख लें आप इसको। हम क्या करेंगे, ये लंबा धारावाही चालक मान लेंगे जिसमें धारा I प्रवाहित हो रही है, इससे r लंबा दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। उस बिंदु P से जाने वाले एक एम्पीरियन लूप की कल्पना करेंगे, उसके P बिंदु के दोनों ओर सूक्ष्म अल्पांश AB ले लेंगे जिसकी लंबाई dl है। B सदिश और dl सदिश समान दिशा में होगा। एम्पियर के नियम के हिसाब से लीनियर इंटीग्रेशन B डॉट dl बराबर μ0 I हो जाएगा।